नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अंटार्कटिका में भारत की उपस्थिति को 40 साल पूरा हो गया है, तो इस पर एक लेख प्रकाशित किया गया है। तो आइए जान लेते हैं भारत के प्रोजेक्ट के बारे में जो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले भारत की उपस्थिति हुई थी 1983 में, यानी कि 1983 में भारत का पहला अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च बेस स्टार्ट किया गया था 1983 में भारत का पहला, जिसका नाम रखा गया था दक्षिणी गंगोत्री। हालांकि अभी 1990 में 1990 में इसे डीकमीशन कर दिया गया है, यानी कि जो दक्षिणी गंगोत्री मिशन है इसे हटा दिया गया है। पहला स्थायी आधार है यानी कि बेस इस्टाब्लिश कब किया गया था 1983 में, कहाँ पर? अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री के नाम से। फिर उसके बाद 1990 में ये हट गया। फिर 1988 से एक दूसरा चालू किया गया मैत्री। यहाँ पर देखिए मैत्री है, ये 1988 से शुरू किया गया है। ये सेकेंड्स है, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड्स है। अब पहला तो 83 में ही है। अब फिर उसके बाद जो लास्ट यानी कि जो अभी लेटेस्ट चालू किया गया है, ऐसा भी पूछ देता है क्वेश्चन कि जो तीनों में मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, भारती में, ये तीनों मिशनों में से भारत का कौन सा मिशन लेटेस्ट है? तो ये जो भारती है लेटेस्ट है, इसे 2012 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2012 में शुरू किया गया था। इस पर रिसर्च किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र। ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है गोवा में। ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये स्वायत्त एक संस्थान है। यह भारत का जो अंटार्कटिका में जो भी कार्यक्रम चलता है उसका मैनेज यानी कि प्रबंधन करने के लिए यह कार्य करता है। भारत जो अंटार्कटिका की संधि है उसका एक पार्टी है। पार्टी का मतलब यह है कि पार्टी का मतलब जितने भी सदस्य देश इसके पार्टी हैं वह इस चीज़ पर साइन करके रखे हैं एक पत्र पर कि जिस अंटार्कटिका महाद्वीप का उद्देश्य यानी कि उसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, यानी कि वैज्ञानिक रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट रिसर्च के लिए ही सिर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप का काम किया मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस पर हर एक देशों का अपना अपना बेस खोल के यानी जो साइंटिस्ट रिसर्च बेस होते हैं वो खोल के रखे हुए। तो भारत का सबसे पहला कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री 1983 में। अभी ये डीकमीशन हो गया है, हट गया है, सिर्फ दो ही बचे हैं, एक मैत्री और भारती। मैत्री सेकेंड है जो 1988 में किया गया था। अब भारती जो लेटेस्ट है 2012 में स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 और 35A के बारे में दिया है। हाल ही में इसे जम्मू कश्मीर से निरस्त कर दिया गया है, तो अभी इसको चैलेंज किया गया है। चैलेंज क्या किया गया है? चैलेंज ये किया गया है कि इसे फिर से लागू कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में एक याचिका दायर की गई है। इस पर 5 जजों की जो संवैधानिक बेंच है ये गठित की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका नाम है DY चंद्रचूड़, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसमें प्रेजेंट टाइम में भारत के। तो 5 जजों की जब टीम गठित हुई थी तो इसमें एक जज के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी थी। तो 5-0 से सहमति से फैसला लिया गया कि जो 370 और 35A आर्टिकल्स है इसका जो निरस्त किया गया है जम्मू कश्मीर से, इसको अभी बरकरार रखा है। इसमें मतलब थोड़ा भी छेड़छाड़ इनके द्वारा नहीं किया गया है, याचिका को खारिज कर दी गई। आइए इसके पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड्स के बारे में जानते हैं। जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 है ये जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वायत्तता देता था। संविधान जो भारतीय संसद थी उसके द्वारा बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में डबल नागरिकता थी 370 के आधार पर। जो जम्मू कश्मीर के निवासी थे उनको विशेष अधिकार यानी कि 370 से ही एक आर्टिकल निकल कर आया था, आर्टिकल 35A यानी 35A। यह जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हैं उनको विशेष अधिकार देता था, एक विशेष अधिकार देता था। इन सब सारे चीज़ों को मतलब कि इसे डीकमीशन मतलब कि इसे नष्ट कर दिया गया, हम लोग खत्म कर दिया गया एक अध्यादेश बनाकर केंद्र सरकार के द्वारा। तो अभी जो जम्मू कश्मीर है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यानी कि 2 केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर, दूसरा का नाम है लद्दाख। जो लद्दाख है ये बिना विधानसभा वाला है, इसमें विधानसभा नहीं होगी। जो जम्मू कश्मीर होगा इसमें विधानसभा होगी, इसमें विधानसभा होगी। जो लद्दाख है इसको पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और भी अगर जानकारी इकट्ठा की है तो इसका डिसीजन कब लिया गया था? कार्यकारी कार्यवाही शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति होती है किसके? राष्ट्रपति के पास। ये एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर दिया गया 370 में। तो ये 5 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से
370 में संशोधित हुआ और जम्मू कश्मीर से 370 को संशोधित करके 35A को भी हटा दिया गया, 35A को भी हटा दिया गया। यह केंद्र शासित प्रदेशों पुनर्गठन एक अधिनियम पारित करके जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि मैं ऊपर बताया, जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद लद्दाख। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। तो ये था इसके बारे में। और इसके बाद जैसे हटा गया तो इसके शासन में बदलाव क्या आया। पहले जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो उसके ऊपर एक मुख्यमंत्री होता था, मुख्यमंत्री के ऊपर एक राज्यपाल होता था, राज्यपाल मुख्यमंत्री होता था। अभी क्या है, अभी चुनाव तो होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री तो होंगे लेकिन उप राज्यपाल होंगे। अभी राज्यपाल हटा दिया गया है और वो भी लद्दाख में तो पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें तो कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, नहीं उसमें कोई चुनाव की आवश्यकता पड़ेगी। नागरिकता के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास अब दोहरी नागरिकता नहीं है। पहले जो आर्टिकल 370 था, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की 2 नागरिकता थी। एक जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता थी और दूसरी नागरिकता थी इंडिया की नागरिकता थी। अब सिर्फ एक ही इंडिया हो जाएगा। पहले इसके अनुसार 2 फ्लैग होते थे, एक जम्मू कश्मीर का खुद का फ्लैग यानी झंडा होता था, एक भारत का झंडा होता था। जम्मू कश्मीर को इतनी विशेषता थी, अब खत्म हो गया। पूरा एक देश, एक ही जो झंडा, जो फ्लैग पूरे भारत में लागू होगा वही फ्लैग जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जो नागरिकता भारत की होगी वही नागरिकता उस पर वही होगी। और जो भारत के संसद द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, उस कानून को पहले 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन अब इसमें लागू कर दिया गया है। जैसे ही निरस्त किया गया इसमें लागू कर दिया गया। तो ये था इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आकांक्षी ब्लॉक के बारे में दिया है। आकांक्षी ब्लॉक की डेल्टा रैंकिंग की गई है। हाल ही में नीति आयोग, इस फैक्ट को याद रखिएगा, नीति आयोग, क्योंकि जो आकांक्षी ब्लॉक यानी जो एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग। सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है। इसके द्वारा एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग की गई है। ध्यान रखिएगा, पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि तेलंगाना राज्य में एक तिरयानी ब्लॉक है। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य में एक तिरयानी ब्लॉक है। ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है, यानी पहला रैंक हासिल हुआ है। वहीं दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी का ब्लॉक है, कौशाम्बी ब्लॉक है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, कौशाम्बी ब्लॉक है, ये दूसरा रैंक हासिल किया है। तो पहले दूसरे को याद रखिएगा। पहला तिरयानी ब्लॉक तेलंगाना के अंतर्गत है जो डेल्टा रैंकिंग प्रथम स्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक है। थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा जनवरी 2023 में। ध्यान रखिएगा, जनवरी 2023 में इसे लॉन्च किया गया था नीति आयोग द्वारा। ये पूरे भारत के लिए जो चुनौतीपूर्ण, इसका उद्देश्य यही है कि जो अविकसित ब्लॉक है, ध्यान रखिएगा, जो अविकसित ब्लॉक है उसमें सुधार करना, उसे विकसित करना और वहाँ रहने वाले लोगों की जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाना। भौगोलिक कवरेज की अगर बात किया जाए तो कितनी एरिया को कवर किया गया है, 27 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर लगभग 329 जिलों को कवर किया गया है। और उसके अंतर्गत 329 जिलों में लगभग 500 ब्लॉक हैं, इन ब्लॉकों को कवर किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, मेन फैक्ट। थोड़ा सा और भी अगर इसके प्रमुख विषयों की बात किया जाए तो स्वास्थ्य में ब्लॉक के अंदर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और इससे संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी बुनियादी ढांचे होंगे उसका सामाजिक विकास से इसमें किया जाएगा। इस कार्यक्रम है इसकी रणनीति क्या है, रणनीति इसकी यही है कि जिला के अंदर जो ब्लॉक प्रशासन है उसके तहत जो समन्वय है वो बैठाना है। नोडल अधिकारी कौन होगा, ब्लॉक स्तर पर जो नोडल अधिकारी होंगे, जो ब्लॉक अधिकारी है वहीं इसके लीडर्स होंगे जो जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में काम करेंगे। एक एडीपी है, एडीपी क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसी के तहत, इसी के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी लॉन्च किया गया था एडीपी के तहत। ये एडीपी है क्या, जो एस्पिरेशनल यानी कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, ये भी नीति आयोग द्वारा ही लॉन्च किया गया था लेकिन 2018 में इसी के तौर तरीके पर ही लॉन्च किया गया था, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसका भी वही है कि जो अविकसित जिला है उसको विकसित करना और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने में योगदान देना। आगे बढ़ेंगे,
भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के बारे में दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की शुरू की गई। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही बन जाएगा, जो भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के अंदर जो स्थायी वन प्रबंधन होते हैं, यानी कि सतत वन प्रबंधन होते हैं, कृषि वानिकी होती है, इन प्रथाओं को प्रमोट करने के लिए, यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं स्थायी वन प्रबंधन क्या कहते हैं, और उसके बाद कृषि वानिकी। दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फैक्टों के बारे में जान लेते हैं। जो सतत वन प्रबंधन है, यानी कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर वन यानी कि जो फॉरेस्ट होता है, इसका हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो भविष्य की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए वन बचा रहे और जो पृथ्वी है वो भी स्वस्थ रहे, और उसके बाद जो इन्वायरमेंट है वो भी स्वस्थ रहे, वो भी बचा रहे। तो इसी को कहते हैं सतत वन प्रबंधन, यानी कि वन का हम एक ऐसा यूज करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वन आसानी से बचा रहे। और कृषि वानिकी क्या होती है? कृषि वानिकी होती है कि भूमि के एक ही टुकड़े पर, ध्यान रखिएगा, भूमि के एक ही टुकड़े पर फसल और वन दोनों का कार्य करते हैं। फसल और वन दोनों का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से, एक भूमि का टुकड़ा है, किनारे किनारे पर यहाँ पर लगा देते हैं अमरूद का पौधा, अमरूद का वृक्ष लगा देते हैं, बीच में लगाते हैं मटर की फसल, मटर की फसल लगा देते हैं, कोई और भी फसल लगा देते हैं। तो ये हो गया कृषि वानिकी। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि आप फसलों के साथ वृक्ष लगा देते हैं, पेड़ भी लगा देते हैं, पेड़ के साथ साथ आप पशुपालन भी करते हैं एक ही टुकड़े पर, यानी मिश्रित कृषि करते हैं। तो ये भी हो गया कृषि वानिकी, ये भी हो गया कृषि वानिकी। तो इसी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इस योजना में जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, यानी कि जो प्रमाणन दिया जा रहा है, 3 प्रकार से। एक तो वन प्रबंधन प्रमाणन सर्टिफिकेट है, वृक्ष के बाहर जो वन प्रबंधन करते हैं उसका सर्टिफिकेट अलग मिलेगा। एक अभिरक्षा प्रमाणीकरण के लिए श्रृंखला, यानी वन उत्पादों का पता लगाने के लिए कि यानी कि वन के अंतर्गत कोई प्रोडक्ट्स जो फल वगैरह होते हैं वो कहाँ पर कितने अच्छे हैं, उसका अलग सर्टिफिकेट इसमें दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यही है कि वन और कृषि की जो वानिकी प्रथा है उसका पालन करते हुए राज्य, वन विभाग, किसानों और लकड़ी आधारित जितने भी उद्योग हैं, इससे संबंधित जो भी संस्थाएं चलाई जाती हैं, इससे संबंधित जो भी बाजार हैं उसको प्रमोट करना है, यानी प्रोत्साहन देना, इसको प्रोत्साहन देना। तो याद रखिएगा इस योजना के बारे में। नेक्स्ट, इसके नोडल एजेंसी के बारे में दिया है। इसका नोडल एजेंसी कौन है? भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद है। यह एक सलाहकार के रूप में, एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ओवरऑल ये जो योजना है इसका प्रबंधन समग्र रूप से कौन प्रबंधन करता है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा इसको पूरी तरीके से प्रबंधित किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अमृत तकनीक के बारे में दिया है। अमृत टेक्निक यह है क्या? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा पानी से अर्सेनिक और जो धातुओं के आयंस होते हैं उसको हटाने के लिए अमृत टेक्निक विकसित की है। तो सबसे पहला फैक्ट, अमृत टेक्निक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। किसके लिए विकसित किया गया है? जो अमृत टेक्नोलॉजी है इसका यूज क्या है? इसका यूज यही है कि पानी के अंदर जो अर्सेनिक है या जो भी धातु आयन है, जो भी मेटल्स आयन है, उसको हटाने के लिए इस टेक्निक को विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो पेयजल और स्वच्छता विभाग की स्थायी समिति है, जल और स्वच्छता चुनौतियों के समाधान के लिए विचार करने के लिए अमृत मिशन की सिफारिश भी की है। तो अमृत प्रौद्योगिकी काम कैसे करेगी इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आईआईटी मद्रास द्वारा इसे विकसित किया गया है ताकि पानी की जो गुणवत्ता है उसको सुधारा जा सके। तो सबसे पहले नैनो स्केल पर, नैनो स्केल मतलब बहुत ही छोटी मात्रा में, बहुत ही छोटी मात्रा पर आयरन, यानी कि जो फेरस का हाइड्रोक्साइड होता है, ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, फेरस ऑक्सी हाइड्रोक्साइड्स होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। किस मात्रा में? नैनो स्केल में। जिस पानी में आर्सेनिक है या धातु आयन है उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी से जो आर्सेनिक है इसको पूरी तरीके से सोख जाता है, वैसे ही पानी स्वच्छ हो जाता है, यानी आर्सेनिक मुक्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये किस तरीके से काम करती है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है अमृत टेक्निक। इसका काम क्या है? पानी से आर्सेनिक और जो मेटल्स आयन यानी धातु आयन है उसको निकालना है। आइए आर्सेनिक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो
प्रतीक, इसका चिन्ह होता है AS होता है, आर्सेनिक्स होता है। यह एक रासायनिक तत्व है। ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का जो पपड़ी होता है, पृथ्वी के पपड़ी में ये मिलता है। उसके साथ साथ ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है आर्सेनिक। जो अकार्बनिक आर्सेनिक होते हैं अक्सर जहरीला माना जाता है। जो अकार्बनिक आर्सेनिक माना होता है वो अक्सर जहरीला माना जाता है और पीने के पानी में मौजूद होने पर यह मनुष्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर देता है, जिससे आर्सेनिक विषाक्तता जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ये जल जीवन मिशन के तहत इसे इस्तेमाल किया गया था। तो जल जीवन मिशन जो है 2019 में शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन का उद्देश्य यही है कि इसका लक्ष्य है कि 2024 तक, ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन शुरू कब किया गया था? 2019 में। इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से, भारत के सभी ग्रामीण घरों में, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। इसका लक्ष्य यही है कि कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर, मतलब एक व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर तक पानी की आपूर्ति इसमें सप्लाई करना। 2024 तक मिशन शहरी क्षेत्रों को भी कवर कर लेगा। 2024 तक टारगेट रखा गया है कि इस मिशन को शहरी क्षेत्र को भी कवर कर लेगा। सभी वैधानिक कस्बों में कार्यात्मक जो नल हैं उसके माध्यम से सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल रूप से जो वाटर सप्लाई होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया है। कब स्टार्ट किया गया? 2019 में। इसका लक्ष्य है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पानी की सप्लाई करना नल कनेक्शन के माध्यम से। इसकी प्रगति चेक की गई थी। अभी दिसंबर महीना चल रहा है 2023 का, तो 2023 तक इसकी प्रगति चेक की गई थी। तो पहले जब इसका कनेक्शन लिया गया था तो स्टार्ट में तो 70% ग्रामीण घरों को ये कनेक्शन मिल पाया था। अभी इसकी वृद्धि कितनी हो गई है? 71%, यानी 71% तक ग्रामीण जो घर हैं वो कनेक्शन ले पाए हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो कहीं भी जो आर्सेनिक मिलता है, आर्सेनिक की मात्रा कहीं भी पानी में होता है तो वो उपभोग नहीं कर पाएंगे ग्रामीण बस्तियों वाले। जो आर्सेनिक बस्तियाँ होती, जिस बस्तियों में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है ज़मीन के अंदर से, वहाँ पर पानी में तो आर्सेनिक होगा ही। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि उन्हें आर्सेनिक मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्मोड़ा फॉल्ट के बारे में दिया है। अल्मोड़ा फॉल्ट ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं 2023 में ही उन्होंने कहा कि जो भूकंप में 2023 के अंदर जो भूकंप की संख्या में बार बार वृद्धि हुई है, अधिक देखने को मिला है, ये पश्चिमी नेपाल में, इसमें बताया कि एक अल्मोड़ा फॉल्ट है यानी कि अल्मोड़ा भ्रंश है, ये एक्टिव हो गया है। इसके कारण ही बार बार 2023 में भूकंप की घटना देखने को हिमालयन क्षेत्र में मिली है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इस बात का खंडन किया है। उनका खंडन यह कह है कि यह किसी अल्मोड़ा फॉल्ट का कारण नहीं है, बल्कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, उसके टकराव के कारण ऐसा हुआ है। तो आइए देखते हैं अल्मोड़ा भ्रंश कहाँ है और फिर उसके बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए पश्चिमी नेपाल में दो अल्मोड़ा है, एक नॉर्थ अल्मोड़ा फॉल्ट है और इधर पर साउथ अल्मोड़ा फॉल्ट है। ये स्थित कहाँ है? जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है वहीं पर स्थित है। ये जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या होता है? एक लाइन यानी कि पर्वतीय लाइन है जो लघु हिमालय को उप हिमालय से डिवाइड्स करता है यानी कि अलग करता है। तो ये था अल्मोड़ा फॉल्ट। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का खंडन किया है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।